साथ अपनी मंजिलें तय करता हुआ बड़ी ही खुशनुमा के साथ अपना सफर तय कर रहा है। अब मैं एक बेहतरीन गुलकारा को पेश करूं जिनसे मेरी मुराद रुश्दा शाहीन है कि वो आए और अपनी आवाज से महफिल के मजा और चाशनी जो है बदले। उनके आने से कब मैं ये कहूँगा कि तुम आओ तुम महके मेरे शेर की कवाएं, तुम आओ तुम महके मेरे शेर की कवाएं, तुम आओ तो बने मेरे गीत का साथ। और इस गुजारिश के साथ कि आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, मेरी चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। और इस गुजारिश के साथ कि लबों को खोल दो दिल की शगुफ्तगी के लिए, ये तरस रहा है गुलिस्ता बस एक हंसी के लिए। मैं बड़े ही अदब के साथ रुश्दा शाहीन को दावत दूं। मुझे भी है और शायद आप लोगों को भी हो कि एक इंचाया जो नहीं हुआ है, शायद उसको आप लोग भी एहसास कर रहे हो, उसका एहसास आप लोगों को भी अभी असल में ख्वाहिश हो रही थी थोड़ा सा, क्योंकि हुआ नहीं है इंशाया अच्छा होगा। प्रोग्राम असल में
उसी वक्त करते हैं। हाँ उसी वक्त करना चाहिए तो जरूर नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं अगले प्रोग्राम के लिए 2 मिनट अगले प्रोग्राम की मेरी तकलीफ है नहीं मिला हाय उम्मीद कर चल ये टैग हो हॉस्टल लाइफ रहमत या ज़हमत। आज हमने फिर देर कर दी, आज हम फिर लेट हो गए। कहते हैं कि हॉस्टल लाइफ बहुत ही बेखौफ और आज़ाद होती है, किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती। कहने वाला अगर में रहा होता तो हरगिज़ ऐसा नहीं कहता, क्योंकि हम न तो यहाँ आज़ाद महसूस करते हैं और नहीं बेखौफ। बाथरूम की भीड़ और डाइनिंग की लाइन से बचने के लिए हमेशा सवेरे उठने का धड़का लगा रहता है। एक रोज़ हम लेट हो जाते हैं तो देखिए हमारा क्या हश्र होता है। हमारी भी घर से 4 बाथरूम है, मगर एक में पानी नहीं आता तो दूसरे का दरवाजा टूटा हुआ है और तीसरे में पानी बहुत ही कम आता है। अगर उसमें नहाने चले गए तो 2 लोगों की क्लास छूटनी है, एक जो नहाने गया उसकी और दूसरे वो जो उसके पीछे बाल्टी बकेट का इंतजार कर रहा होता है कि जी नहा कर निकले तो मैं बकेट लूँ। इसीलिए उस बाथरूम को कोई पूछता ही नहीं। इन तमाम वजूहात की बिना पर चौथे बाथरूम की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई है और पूरी भी उसके चर्चे रहते हैं कि अगर नहाना हो तो उसी में नहाओ, उसका सब कुछ ठीक ठाक है, जिसकी वजह से लड़के उसमें नहाने के लिए टूटे पड़े रहते हैं। मगर हमारी क्लास के लोग बहुत ही शरीफ हैं, उस बाथरूम में जाते ही नहीं, दूसरी में भले ही नहाने चले जाते हैं। उस बाथरूम में वाकई उनकी शराफत की दाद देनी पड़ेगी कि नहीं जाते हैं। उनकी शराफत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि हमारी क्लास में लड़कियां भी 4 हैं, मगर इस निस्मा के बावजूद मजाल है जो कोई किसी पर टूटे। भले ही दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे मगर अपने खैर बाथरूम की बात चल रही थी। जिस दिन मुझे लेट हो गई तो उस दिन जल्दी मैं उस बाथरूम में जिसका दरवाजा टूटा हुआ था उसमें चला जाता हूँ। अब नहाने से ज्यादा इस बात का खौफ और फिक्र है कि बाहर से कोई देख न ले। ऐसी हालत में जल्दी नहाने की कोशिश करता हूँ और खौफ को दूर करने के लिए गाना गाता हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। दाहिने कंधे पर एक मग पानी डालता हूँ और गाता हूँ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिर बाएं कंधे पर एक मग पानी डालते हुए वही गाना गाता हूँ। अब जब सर पर पानी डालता हूँ तो मुंह में पानी जाने की वजह से मेरा गाना खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब मेरे कानों में बाहर से किसी के गाने की मध्यम सी आवाज आती है। गौर करता हूँ तो पता चलता है कि कोई साहब गा रहे हैं। बाहर से अंदर का नजारा यूं ही होना चाहिए। हमने आवाज पहचान ली और फिर अंदर से एक मिसरा लगाया, बुढ़े हो गए अब तो आपको सुधर जाना चाहिए। अभी वो भी तजुर्बाकार आदमी फौरन बोल उठे, इसी बात का तो जवाब हमको आपसे चाहिए। रुको अभी नहाकर जवाब देता हूँ, ये कहकर हम जल्दी से नहाकर ये कहते हुए बाथरूम से निकलते हैं कि जो नहाए वो भी पछता है, जो ना नहाए वो भी पछता है। बहरकैफ कपड़ा वगैरह पहनकर जब डायरी पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक लंबी लाइन लगी हुई है। मालूम करने पर पता चलता है कि आज रोटी है, इसीलिए कुछ ज्यादा लंबी लाइन है। इस पर से कुछ लड़के जो जानते हैं कि लाइन किसे कहते हैं या फिर लाइन में लगने वालों को बेवकूफ या फिर लाइन में लगना बेवकूफ़ी समझकर बीच बीच में आते रहते हैं और बगैर लाइन के रोटी लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें और लेट हो जाती है। क्लास की फिक्र भूख की शिद्दत में इजाफा कर देती है। जैसे ही हमारी बारी आती है और हम तवे के करीब पहुंचते हैं तो झाड़ू के एक नए इस्तेमाल से हमारी तबीयत इतनी मसरूर और शादमा हो जाती है कि मत पूछिए। भूख का एहसास ही मिल जाता है, क्योंकि अब तक तो हम झाड़ू के कुछ आम इस्तेमाल जैसे शॉवर की पिटाई या फिर कुछ खास इस्तेमाल जैसे दरवाजे की सफाई वगैरह से वाकिफ थे। मगर यहाँ क्या देखते हैं कि झाड़ू से तवे की सफाई, वाह झाड़ू की जी में तो आया कि झाड़ू की मदद में तस्वीर लिखूं, मगर रोटी पर जैसे ही नजर पड़ी सारे ख्यालात मुंतशिर हो गए और हम कंफ्यूजिया गए कि आया ये रोटी है या पराठा। इससे पहले कि कुछ फैसला कर पाता मेरी नजर घड़ी पर पड़ जाती है और बेसाख्ता मुंह से निकल जाता है, अब तुम पहली क्लास गई। बस फिर क्या था, मैं दोनों का मरकब मानकर जल्दी आधा किया नाश्ता करके क्लास के लिए भागता हूँ। ये तमाम हादसात हमारे साथ
सुबह क्लास जाने से पहले पेश आए थे। क्लास से वापसी का हाल सुनिए। अगर क्लास से वापसी में देर हो गई तो या तो आपको खाना नहीं मिलेगा या फिर डायनिंग का ऐसा मंजर होता है कि दूर से देखकर तबीयत खुश हो जाती है, खास तौर से चिकन वाले दिन। ऐसे ही एक रोज चिकन वाले दिन मैं, वदूद और फिरोज लेट से डायनिंग गए। मेरा चश्मा जेब में था। डायनिंग का मंजर देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने वदूद से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि दस्तरखान पर या टेबल पर अनवां अक़साम के खाने मसलन चिकन तंदूरी, फ्राई और सीख कबाब वगैरह चुने गए हैं। फिरोज बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सुबह ही तो लाइन लगा के रोटी दाल लिए थे, इतनी देर में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे ही अंदर दाखिल हुए वदूद नाक बंद करके बोला, अबे चश्मा लगा के देख, चावल देख, हड्डियां, चावल और जूठी प्लेटें टेबल पर पड़ी हुई। तब मुझे एहसास होता है बहुत देर कर दी मेरे वहां आते आते। ये सब देखकर आधी भूख तो ऐसे ही मर जाती है और बाकी जो बची रहती है वो तब मर जाती है जब हम पैरों से टेबल साफ करने के लिए कहते हैं और वो जवाब देते हैं कि हम यहाँ नौकर नहीं है कि हर वक्त टेबल ही साफ करते रहें। खैर, हम खाने जैसे तैसे खाना खाकर भागते हैं। उसके साथ ही ये बात भी समझ में आ जाती है कि डाइनिंग में दोपहर की गंदगी रात के खाने से थोड़ा पहले और रात की सुबह से थोड़ा पहले और ऐसे ही दोपहर में सफाई की जाती है। खैर, अब तो उसमें तब्दीली आ गई है और बीच बीच में भी सफाई होती रहती है। अब सुनिए हेल्थ सेंटर का हाल। एक रोज मैं सुबह हेल्थ सेंटर पहुंच गया। क्या देखता हूं कि मैदान बिल्कुल खाली है। खिलाफी तवक्को कोई स्टाफ न होने के बजाय कोई मरीज नहीं था। दुआई अल्फाज के साथ कि अल्लाह हेल्थ सेंटर वालों को ऐसे ही टाइम का पाबंद रख। मैं जाकर पहले मैंने जल्दी से स्लिप बनवाई। बुखार की वजह से स्लिप बनाने वाले ने कहा, बगल वाले रूम में जाकर पहले बुखार चेक कराओ, तब डॉक्टर साहब के पास जाना। हमने हुक्म की तामील की और हुक्म की तामील की। अभी बुखार चेक करा ही रहे थे कि इस दरमियान एक शख्स पर्ची बनवाकर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। अब हम उसका इंतजार करने लगे कि वो निकले तो हम अंदर जाएं। अभी हम डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके निकलने का इंतजार ही कर रहे थे कि एक उस्ताद आ गए और उसके निकलते ही वो अंदर चले गए। अभी वो अंदर ही थे कि एक उस्तानी आ गई। जब भी मैं हेल्थ सर्विस जाता हूँ उनसे मुलाकात हो जाती है। बारहा उनकी वजह से मुझे लेट हुई है। अब तो उनके बारे में मैं फिक्रमंद हूँ कि आया ये सालों से साल बीमार रहती है या फिर मुझे देखकर देर कराने के लिए आ जाती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एकाएक मुझे ये ख्याल आया कि ऐसा ही तसव्वुर अगर मेरे तय होगा तो फिर मैंने जल्दी से लाहौर पढ़ी और कहा यह महज इत्तेफाक है। घर गए। उस्ताद के निकलने के बाद ये उस्तानी अंदर चली जाते हैं। हम कुर्सी पर बैठकर अंदर से कुड़ने लगते हैं। गुस्से की वजह से बुखार में इजाफा हो जाता है और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि यहाँ तलबा की कोई हैसियत ही नहीं है। अभी हम बैठे ये सोच ही रहे थे कि एक और उस्ताद आ गए और दरवाजे के पास तितली की तरह मंडलाने लगे। मैडम के निकलने के बाद ऐसे अंदर गए जैसे शेर शिकार को झपटता है। बगल में बैठा हुआ एक तालिब इल्म जिसको आए हुए अभी 15 से 25 मिनट हुआ था, बोला, यार ये तो बड़ा गड़बड़ है। कब तक हम ऐसे ही इंतजार करेंगे? अगर उनको क्लास लेनी है तो हमको भी क्लास करनी है। अगर उनकी तबीयत खराब है तो हम यहाँ शौकिया नहीं आए। मैंने अपने पर्चे पर लिखे हुए वक्त को दिखाते हुए कहा, देखो मैं 10:20 का आया हूँ और अब 11:22 हो रहा है। बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, बाप रे 1 घंटे हो गया। मैंने कहा 2 मिनट ज्यादा। फिर वो गुस्सा कर बोला, कोई भी उस्ताद आए चाहे जाए, आपको ही अब अंदर जाना होगा वरना मैं चला जाऊंगा। मैंने भी आओ देखा न ताओ, इससे ज्यादा 1 घंटा 4 मिनट मैंने भी आओ देखा न ताओ, इससे ज्यादा 1 घंटे 4 मिनट इंतजार के बाद अब जो हम अंदर जाते हैं, मैंने भी आओ देखा न ताओ। गुस्सा करके कहा, पीछे की बात छोड़ो, अगर अब डीसी साहब भी आ गए तो मैं ही जाऊंगा। 1 घंटा 4 मिनट के इंतजार के बाद अब जो हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर साहब 4 मिनट भी हमको सही से नहीं देखते हैं और जल्दी से दवा लिखकर निपटा देते हैं। मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब से कह दूं कि जब कोई स्टाफ आता है तो आप 15 मिनट तक देखते रहते हैं और हमें 5 मिनट भी नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इंतजार भी मत कराया कीजिए। मगर अदब सामने आ जाता है और हम खून के घोट पीकर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से कभी डाइनिंग तो कभी सेंटर की वजह से अक्सर हम क्लास देर से पहुंचते हैं। आपको ये बताने की चंदा जरूरत नहीं कि क्लास देर से जाने के कितने नुकसान हैं। अलबत्ता क्लास देर से जाने का एक फायदा आपको बता दूं कि टीचर हमेशा क्लास में ही मिलेगा और खुद आप शर्मिंदा होकर अपने टीचर को शर्मिंदा होने से बचा लेते हैं और यह एक सवाब का काम है।
एक रोज मेरे रूम पर मेरे दोस्त भागते कांपते हुए आए और बोले आप यहाँ हैं। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम वगैरह पर आप कहीं नहीं मिले। मैंने कहा यार पहले रूम में देख लेते। तो बोले कि कल पेपर था तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाता, बहुत तेज धूप होती है, उस पर से वो लाइब्रेरी कम और ज्यादा मालूम होती है। अगर आपको किसी किताब की जरूरत है तो उसको ढूंढने में इतना वक्त लग जाता है कि इतनी देर में आप वो पूरी किताब पढ़ लेते हैं। किताबें एक रैक में रखी होने के बजाय टेबल पर पड़ी होती हैं, वो भी इतनी मोटी मोटी कि देखकर आदमी डर ही जाए। जनरेटर हॉस्टल के रीडिंग रूम इसलिए नहीं जाता कि उसमें कोई इंतजाम ही नहीं। रीडिंग रूम मुसाफिर खाना ज्यादा मालूम होता है। जनरेटर की लाइट का इंतजाम ही नहीं है, लाइट चली जाने पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि लाइट कट गई और अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लड़कों ने अपने एक दोस्त की धुनाई कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि अंधेरे में उन्होंने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा। फिर मैंने उनसे कहा कि इन्हीं सब वजूहात की बिना पर मैं रूम पर ही रहता हूँ। हमारी ये बात सुनकर वो काफी जज्बाती हो गए और खूब लंबी चौड़ी तकरीर यूनिवर्सिटी के ऊपर कर डाली, जिसका लुभाव ये था कि यूनिवर्सिटी का हार्डवेयर बहुत उम्दा है मगर सॉफ्टवेयर तो खैर जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर का अंदाजा आपको खुद ब खुद हो जाएगा और आप भी मेरी इस तरह का कश्मकश में मुब्तला हो जाएंगे कि हॉस्टल लाइफ रहमत या जहमत। ऐसी सूरत में अगर आज पेतरस होते तो वो भी अपने घर वालों की इस राय से इत्तेफाक करते कि कॉलेज जरूर मगर हॉस्टल कभी नहीं, कॉलेज मुफीद मगर हॉस्टल मुसीब। शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह पतरस बुखारी और रशीद अहमद सिद्दीकी के हुस्न इम्तिजाज से मुश्ताक यूसुफी पैदा होता है, ठीक इसी तरह मुश्ताक यूसुफी और मुश्तबा हुसैन के हुस्न इम्तिजाज से जर्रार अहमद पैदा हो गया। अब मैं बज़्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अपने मुश्फिक व मुहतरम असातिज़े किराम के तासुरात के लिए मैं गुजारिश करूंगा मुहतरम काबिल एहतराम हमारे उस्ताद मिसबाह अफजल साहब से कि वो आए और अपने तासुरात से हम सभी को महसूस करें। मैं बड़े ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर पोडियम पर तशरीफ लाएं। संजीदगी तख्लीकी सलाहियतें जो हमारे सामने आती हैं, दूसरा इत्तेफाक है तो देखी का मुशाहिदा किया तो मुझे वाकई खुशी होती है, फ़ख्र है कि हमारे तलबा में इस तरह की तख्लीकी सलाहियतें और फिक्र में इस तरह की गहराई, इस तरह की वसअत है। हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप जो पढ़ें और हमारी तरफ से किसी तरह की मदद की अगर ज़रूरत है तो हमेशा आपको आगे बढ़ाने में, आपको बुलंदी तक पहुँचाने में, तरह का काम देंगे। अल्लाह आपने बहुत तौफीक दे, फिक्र में, ख्यालात में संजीदगी आए और गहराई इसी तरह बढ़ती रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं
उस्तानी साहिबा मोहतरमा मसरत जहां साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने तासुरात का जो इज़हार करें। हजरत जी सबसे पहले मैं आपका नाक़िद, अफसाना निगार, शायर, इंशाइया निगार, खाका निगार आने वाले वक्त के अजीब निगार आने वाले वक्त के जो बहुत ही मोतबर और मुमताज़ होंगे, उन तमाम को गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए आज़ाद स्पोर्ट्स फोरम के शक्ल में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और आप लोगों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका फराहम किया गया है। मेरी दुआ है कि आप सब बहुत तरक्की करें और इसके लिए मुझे जिस लायक समझे जो दिखाना चाहे, ठीक है, मैं उसे बखुशी वो काम करूँगी, ठीक है, और आप लोग इसी तरह से जाएंगे। खुदा हाँ दीजिए दीजिए, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तासुर के इजहार के लिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर शमसुल हुदा दरियाबादी साहब को कि वो आए अपने तासुरात का जो इजहार करें। नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सदर शहर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, डॉक्टर बीबी रज़ा यहाँ मौजूद नहीं है, डॉक्टर मसरत जहां, जनाब इसमाइल अंजर साहब, प्रोफेसर इस्काल साहब और तालिबान, अस्सलाम वालेकुम। आपके आज़ाद डिस्कोर्स फोरम का ये तीसरा जो है महाना प्रोग्राम है। इस दरमियान बहुत सारी जो है आपको मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ तरक्की हुई और होती रहनी चाहिए। हरकत ही एक ज़िंदगी है और हरकत से ही तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पूरी कायनात हरकत में है तो आप भी हरकत में रहें इल्मी एतबार से। उसका ये सबूत आपका ये आज़ाद डिस्कोर्स फोरम है। यहाँ एक नई अभी तक कलाम तो सुनाते रहे हैं आप हज़रात, शायरा और अपने खाके मज़ामी अफसाने तो रहे। तो पहली बार मैंने देखा कि माशाअल्लाह जो शायरी की जो रवायत रही है तो इसके सजाना बैठना उस तरीके से भी तमाम आप हज़रात ने किया है। आप उसने ज़ौक़ और उसने इंतज़ाम ये बमाजी कर रहा है कि ये बहुत अच्छा लगा हमें। इस रवायत को भी आपने कायम किया। और दूसरी बात यह है कि एम.ए. साल दोम के तलबा तो माशाअल्लाह रिसर्च स्कॉलर्स तो ही हैं, एम.ए. साल दोम के तलबा भी बड़ी ही जो है अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं हर एतबार से। अपने नस्ल में भी, नज़्म में भी, शायरी में, अफसाने खाकी ये सारे लिख रहे हैं। लेकिन साल अव्वल के तलबा को भी इनसे जो है कुछ ना कुछ हौसला लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद साल अव्वल के तलबा किसी भी इसमें शरीक नहीं रहे हैं, किसी भी इंतज़ामी उमूर में तो शरीक है, लेकिन कलाम सुनाने में या कुछ अपने नस्ली तख्लीक़ात को पेश करने में। तो आइंदा आपका जो भी बहाना इंशाअल्लाह आज़ाद डिस्कोर्स फोरम होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह साल अव्वल के तलबा भी इसमें आप पेश रहेंगे और हिस्सा लेंगे। और इसमें हिचकिचाहट दूर होगी। आज ही मैंने साल अव्वल के तलबा का सेमिनार लिया तो उसमें मैंने कहा कि भाई सेमिनार जो हम लेते हैं अपने क्लास का, तो उसके ज़रिए से भी हमेशा से जो अपने बच्चे का सेमिनार लेते हैं तो उसमें आपकी हौसला अफजाई, आपके पेशकश का अंदाज देखना, आपके तलफ़्फ़ुज़, इमला
और आपकी तहरीर तमाम चीज़ों को देखने और जांच करने का एक मशक कराने के लिए ये तमाम चीज़ें होती हैं ताकि आपकी हिचकिचाहट दूर हो। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो आपका जो है इंस्टाग्राम इसीलिए होता है, तो वो वहाँ से शुरुआत हो गई है, आगाज़ हो गया है, आपका दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। इसमें भी आप जो है बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें और आइंदा इंशाअल्लाह मुझे देखता है कि आप सारे बोल के तलबा भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो ये बहुत अच्छा है और ये रवायत हमने कायम की है जो हमारे सदर शोबे डॉक्टर कलाम साहब की निगरानी में। तो बहुत अच्छा लगा। दूसरे तमाम शोबे के जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं वो भी हमसे पूछते रहते हैं, प्रोग्राम के बारे में दरियाफ्त करते रहते हैं। तो दूसरों को भी इंशाल्लाह इससे हौसला मिलेगा और दीगर यूनिवर्सिटी में भी जो है ये रवायत कायम हो। और इसका ये बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए हमारे पास तो नाक़िदीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम खुद भी अपने भाई मकाले लिखते हैं, तहक़ीक़ करते हैं, हम तहक़ीक़ी काम करते हैं तहक़ीक़, लेकिन हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियत ज़रा उसमें कम है। तख्लीक मतलब अफ़साना निगार या क्या कहते हैं खाका निगार, इंशाइया, ये तमाम या शेर। तो इस क्या कहते हैं आज़ाद डिस्कोर्स फोरम से इंशाअल्लाह ये चीज़ें सामने आएगी कि आपके अंदर ये हौसला होगा कि आपके अंदर की तख्लीकी सलाहियतें हैं जो वो भी बढ़ के सामने आएंगी और आपको मौका ये हम मीडिया पेश करने का मौका मिलेगा और बतदरीज जो है इसमें आपकी तरक्की ही होती रहेगी। और यकीनन वरना आपके अंदर कितनी तख्लीकी सलाहियतें हैं, आपने कितने अच्छे खाके पेश किए और जो है इंशाइए पेश किए, अपना कलाम सुनाया। तो अब ये प्लेटफॉर्म जो आपको मिल गया है इसके ज़रिए से आपके अंदर और निखार पैदा होता रहेगा और बाहर भी करते रहेंगे। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारे उर्दू अदब में जो है तमाम एक अहम इजाफा होगा और आप हज़रात में से ही इंशाल्लाह आगे निकल करके आप हिंदुस्तान बल्कि आलमगीर तौर पर आप इंशाल्लाह आगे आएंगे मुख्तलिफ असनाफ की खिदमत के लिहाज से। तो ये मैं इन कलमात के साथ में जो है आपसे गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको जारी रखें और सिर्फ शोबे ही में नहीं बल्कि आप जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएँ और इस जो है इस तरीके की जो है जो भी प्रोग्राम है फोरम बनाने की कोशिश करें और जहाँ भी रहें ये अदब की जो है क्या कहते हैं कि इसके लिए ये हमारे अदबी खिदमत के लिए बहुत बड़ा मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म होता है। हर जगह आपने देखी इसी तरीके से अंजुमन दास्तान गोया हुई, अंजुमन पंजाब लाहौर हुए, तारक मिशन तहरीक हुई और इस तरीके से जो है हल्के अरबाब ज़ौक़ हुए वो हम देखते हैं इसके तारीख। तो इस तरीके से ही चंद नौजवान ही उस वक्त जो है मिल बैठ करके अपने कहानी सुनाते थे और अपने तख्लीक़ात को सुनाते थे, शेरी नशिस्तें करती थी। तो ये एक प्लेटफॉर्म यहाँ मिला है। तो आप जहाँ भी रहें इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें और मुझे बड़ी खुशी है इंशाल्लाह कि आइंदा भी और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह इसको बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी अभी सर ने जिन तासुरात का इजहार किया और जो हुदूद हमारे लिए फरमाए उन पर हम अमल करने की जो कोशिश करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब को, उनकी खिदमत में बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। डिस्कोर्स फोरम के जिम्मेदारान और अजीज़ तलबा वक्त बहुत हो चुका है, तफसीली इज़हार ख्याल की गुंजाइश नहीं है और आप तमाम हज़रात भी जो बेचैन होंगे। और अगर मैं मज़ीद वक्त लूँगा तो यकीन है कि आइंदा जर्रार का जो इंशाइया होगा मेरी तकरीर की तवाज़ुन पर होगा कि किस वक्त में जो है क्या तकरीर करनी चाहिए और कितना वक्त लेना चाहिए और सारे मसाइल ज़रा के इंशाइया में आ जाएंगे। तो मैं उनकी चाय से बचते हुए
अपनी बात को मुख्तसर करते हैं, बस इस बात पर इत्तेफाक करना चाहूँगा कि आज के इन तमाम सिलसिलेवार प्रोग्रामों में जिसने खिरात कलाम पाक की तिलावत की, जिसने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इनाम पेश किया, और फिर बाद के इजलासों में जिन तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने नस्ल की मुख्तलिफ असनाफ में और फिर शेरी नशिस्त में शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में अपनी तख्लीक़ात पेश की, और जिन तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत की और जिसने इन इजलासों की निज़ामत की, उन सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर दीगर तलबा तालिबात को जो इस हाल में पूरे सब्र सुकून के साथ इन तख्लीक़ात को समाप्त कर रहे थे, उनके भी हौसले और सब्र की दाद देता हूँ और उसकी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत ही सब्र सुकून के साथ तमाम तख्लीक़ात को समाप्त किया और अपने साथियों की हौसला अफजाई करते रहे, बहुत ही तवज्जो के साथ सुनते हुए तमाम तख्लीक़ात को। और मुझे उम्मीद है कि मेरे पेशगो साथियों ने जो आपको मशवरे दिए हैं और उन सबको आप मशले राह बनाएंगे और आइंदा अपने प्रोग्राम को आप चाको करेंगे तो इन तमाम बातों का ख्याल करते हैं कि हर सेमेस्टर और हर लेवल के साथियों को साथ लेकर आप चलेंगे और आज़ाद डिस्कोर्स फोरम के दायरे को वसी करेंगे। और न सिर्फ हमारे शोबे की हद तक अगर कोई हो सकता है कि बाहर से भी अगर कोई आ सकता है तकलीफ का, उसके लिए कोई गुंजाइश हो सकती है निकालने की, ताकि आपकी सरगर्मियों का दायरा वसी हो। मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ मीर कारवां शोबे उर्दू के सरपरस्ते आला मुहतरम डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपने तासुरात का जो है इजहार करें। सर, हमारे तमाम असातिज़े किराम हमारी हर वक्त हौसला अफजाई और रहनुमाई करते रहते हैं। इससे कब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उन तमाम का निचोड़ मैं 2-3 शेर में पेश करना चाहूँगा। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आधी नए तूफान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और इस तरह भी हौसला अफजाई करते हैं कि सितारे तोड़कर रुक जाओ ये मुमकिन नहीं तुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाओ ये मुमकिन नहीं तुझसे, तेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने तासुरात का जो इजहार करें। आली जनाब प्रोफेसर नसीरुद्दीन सलीम साहब, शोबे उर्दू, डॉक्टर प्रोफेसर जहां साहब डॉक्टर शमसुरदा बेगवानी साहब, डॉक्टर खातून साहब, मेरे दोस्त जनाब मिसबाह मंजर साहब, MA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MPhil PhD के अजीज़ तलबा तालिबात,
अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि आज़ाद डिस्कोर्स फोरम की जो जिम्मेदारान, मैं जानबूझकर उहदेदारान नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिम्मेदारान हैं, उनको मैं बार-बार देता हूँ कि उन्होंने शायद ये तीसरा प्रोग्राम बहुत खूबी मुनाकिद किया और मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा इजाफा न सिर्फ कि अदबी नशिस्त का हुआ है, बल्कि अदबी नशिस्त जैसे होनी चाहिए आप लोगों को उस तरह से हम लोगों के लिए अपने आप में सरप्राइज थे। डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा रहे थे और बल्कि हम दोनों मुस्कुराने के बाद सोच रहे थे है क्या या क्या होने जा रहा है, तो अपने आप में आप लोग सरप्राइजिंगली ख़राब नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप तमाम फर्दन हम तमाम की तरफ से शोबे की जानिब से मुबारकबाद को मुस्तहक है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दो तीन जो छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं मैं उनकी विचार नहीं करता चलूँ, इसलिए कि तासरात के साथ साथ कुछ तैयारी भी हुई। पहली बात तो ये कि मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जो ये ऐसे भी प्रोजेक्टों को तैयार करते हैं बहुत अच्छा तैयार करते हैं, इसलिए कि आप देखिए सारी चीज़ें होती हैं, ज़ुबान बयान के अतबार से कहीं गलतियाँ नहीं होती और इस हद तक कह सकते एहतमाम करते हैं कि कामा फुल स्टॉप भी आ जाए उसका एहतमाम होता है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम की सतह पर जब आप बैनर देखते हैं तो आपको बहुत सारी गलतियाँ मिलती हैं। एक बड़ी गलती पादाश की जो बाहर पोस्टर लगा हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मालूम है क्या है? पॉलिसी बराए सिंफी इम्तियाज और जिनसी हरासानी। पॉलिसी बराए सिंफी इम्तियाज और जिनसी हरासानी, यानी सिंफी इम्तियाज और जिनसी हरासानी के लिए पॉलिसी। इंग्लिश में अगेंस्ट है लेकिन उन्होंने सही नहीं किया, गलत किया। इस तरह से जो भी बैनर्स तैयार होते हैं, यहाँ पर पोस्टर्स तैयार होते हैं, उनमें ये गलतियाँ होती हैं, फाश करती हैं। मुझको लगता है कि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप लोग बात की उस तरह से, लेकिन चूँकि हम लोग कामा फुल स्टॉप कोलन सेमी कोलन भी चेक करते हैं तो दो जगहों पर छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं। एक हुई कि अशुद्धि के नाम से पहले आपने नंबर 5 डाला है, मैं गलत मुझे सही कही कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक दूसरी ये कि शगुफ्ता शाहीन के नाम से पहले 5 नंबर होना चाहिए, देखिएगा 4। ये दो गलतियां हैं, इन दो गलतियों को अगर आप बरकरार कर देते तो आप लोगों के उसने इंतज़ाम की बेहतरीन ये मिसाल है। तो मुबारकबाद की उस तरह कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आइंदा आप लोग इससे इज्तनाब करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। मेरे बार आप लोग मुबारकबाद की उस तरह। उसके अलावा जो आप लोगों ने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, पहली नशिस्त ठीक है, शेख साहब नहीं थे, हमरान नहीं थे, कुद्दूस नहीं थे। हमरान क्यों नहीं है मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, इसलिए उनको मैंने टारगेट दिया है कि जून के आखिर उनको PhD करनी है, मुकम्मल करनी है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी और कैंडिडेट का हो सकता है ना हो पाए, तो इसलिए हमने कहा कि आप मुकम्मल करिए, तो इसलिए शायद ना पाए। तो दूसरी नहीं मुझे नहीं माना। जो पहली नशिस्त हुई वैसे सदारती बात हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ी बातें कहूँगा। नसीम ने बहुत अच्छा पेपर पढ़ा और सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि अगर वो इजाफा 2-3 बातों पर करते हो सकता है और बहुत सारी बातें होंगी। एक ये कि आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान, आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान, आज़ादी से पहले की हुकूमत, आज़ादी के बाद की हुकूमत, और इन दोनों के बीच में पूरी नामी जो किरदार मैदान में है वही पूरी जेब के आप बिजुका में पाते हैं, दोनों जेब के जारी है। असल कुछ ये सूरत हाल मैं कह सकता हूँ कि आज भी जारी है और उसी को उन्होंने मौजू बनाया है। नसीम ने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की है, जो मकाला होना चाहिए, जिस तरीके से पेश किया जाना चाहिए उस तरीके से नसीम पेश किया और मुबारकबाद की उस तरह से। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि अब्दुल्ला ने जो खाका पढ़ा, मैं कह सकता हूँ खाका है मेरी समझ से, उस खाके में पूरी संजीदगी बिला शुबा थी, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा सा और जो है कि मुताला करें और ज़रा सा और ये कह सकते हैं कि खाका किस तरह से लिखा जाता है। बहुत सारे खाके जो लिखे गए हैं उन खाकों का मुताला ज़रूर करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हाँ खाके की तारीख क्या है, खाका लिखने की मालूमात क्या है। दीगर कह सकते हैं असनाफ में जिन लोगों ने तबाजमाई की है उन तमाम से मैं ख्वाहिश करूँगा
कि वो जो कि उस फन के लवाजमात से वाकिफ हों, साथ ही साथ जो है कि उनकी तनकीदी तारीफ से वाकिफ हों, ताकि जो है वो बेहतर से बेहतर जो है कि अफसाना लिख सके, खाका लिख सके या इंशाअल्लाह लिख सके। एक और मैं पीछे जाता हूँ गलती की जो निशानदी नहीं कर पाई हुई कि जर्रा जब वहाँ पर आप बैठे तो बहुत अजीज हम तमाम थे, बहुत मुतहरिक हैं, वो फ़ौरन माइक आके छीन लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ये महफिल पे ये जलसे के आदाब के खिलाफ है। आप करते हुए एक चिट देते नाजिम साहब को, वो आपको नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर आपकी उम्र है, इस उम्र में गलतियाँ हो सकती हैं, इतनी गलतियाँ तो चलेंगी, इस पर आगे मत जाइएगा। उसके अलावा जबकि आखिर में उन्होंने इंशाइया वाले पारा में इंशाइया पढ़ना चाहिए था, आपने जबकि आगे अब मुझको लगता है कि हमें थोड़ा सा बदल के हैं खुसूस और अदब के भी लोगों तो हमें थोड़ा सा आदाब का ख्याल रखना चाहिए। फरीदा ने जबकि बहुत अच्छा जो है कि मैं कह सकता हूँ कि इंशाइया लिखा, और जिस तरह से उसने पढ़ा उसमें एक अजीब सी मार्क बनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और तुमसे मैं चाहूँगा कि तुम उसको और बेहतर करो और इसे लिखते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है कि जो अफसाने पढ़े गए उन अफसानों में मैं कह सकता हूँ कि जबकि चाहे वह सैफुल इस्लाम का अफसाना रहा हो, चाहे जबकि फिरोज़ का रहा हो, चाहे जबकि मेहताब का रहा हो, तीनों अफसाने अपनी अपनी नवैयत, अपनी अपनी शख्सियत के आकाश थे। उनकी अपनी नवैयतें थी, उनके अपने लहजे थे, उनकी अपनी शख्सियतों की अक्कासी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैफुल इस्लाम के अपने बाज़ौक़ हैं, ऐसा नहीं कि फिरोज़ बाज़ौक़ नहीं है, लेकिन ये कि जबकि सैफुल इस्लाम जबकि अपनी बाज़ौक़ अपने बाज़ौक़ होने का सबूत जबकि तहरीर की शक्ल दे रहे थे। मैं समझता हूँ तीनों अफसाने एक तो दो के बहुत ही संजीदा थे, ऐसा नहीं कि रोमांस संजीदगी का मुतहम्मिल नहीं होता, संजीदगी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कह सकता हूँ कि इस उम्र में अगर आप संजीदगी बरकरार रख लेते हैं तो उसको लगता है कि बहुत आगे जाएंगे, थोड़ी सी उसमें संजीदगी और नामी की ज़रूरत है। और ऐनी यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि नावल निगार या अफसानेगार ने भी इसी तरह के अफसाने लिखे, जिस संजीदगी का मुजाहरा दो और लोगों ने किया, फिरोज़ ने या कह सकते हैं कि मेहताब ने, वो भी बहुत अच्छी कोशिशें रही है। उसके बाद मैं कहूँगा कि जो शुरू की दो सदारतें हुई हैं, बिलखुसूस जुबैर साहब की और इकराम साहब की, उन दोनों ने बहुत अच्छी सदारतें भी की, बहुत अच्छी की है। मैं समझता हूँ कि इस सतह पर आप लोग सदारत कर रहे हैं तो आगे चल के क्या करेंगे अंदाजा लगा सकते हैं। और बात रही कि क्या नाम है रईस फातिमा की, उन्होंने अच्छी निज़ामत की बीवी, लेकिन मैं जरूर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उसको फैलाइए, थोड़ा सा फैला दीजिए। मुझको लगता है कि आपकी जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को हम बिल्कुल दूसरी प्लेन पर देखेंगे, दूसरी सतह पर देखेंगे। रही बात मुशायरे की, मैं कह सकता हूँ कि अनवर जलालपुरी और आपके मंसूर उस्मानी की बात अगर मैं किसी को देखता हूँ तो मैं रियाज को अगर किसी की बात कर रहा हूँ उनको आप मैं देखता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप इस समत में आगे जाएंगे। बस ये कि अगर उसमें अगर मैं उससे पूछेंगे सर मैं आप क्या कह सकते थे, डाल सकते थे आप, तो मैं कहता कि आप शगुफ्ता को इलाहाबाद से शगुफ्ता को बनारस से बुलाते, आप गंगा के किनारे से बुला लेते, ठीक है। और रईस फातिमा को आप जो है इलाहाबाद से गंगा नदी तहजीब जो वहाँ पर दो कैसे वहाँ से बुलाते जी, जलालपुर से करीब है इनका आबाई वतन, तो वहीं से बुला लेते। हाँ वहीं से बुलाते हैं आप, जो लोग जो जहाँ से था, ठीक है, उनकी गलियों में जाते, उनके खलियानों में जाते, उनके नदियों के पास जाते, उनके मांडलों में जाते, वहाँ से ले आते ना, तो उसको लगता है चार चांद लग जाता है। कहने इशारा है आपकी सलाहियतों से हम तमाम मौतरीफ हैं, ताकि डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ आपकी करते हैं और हम लोग तो फिर बाद में आते हैं, और इस सलाहियत को आप आगे ले जाइए। मैं आपको जो है बहुत आगे देखना चाहूँगा, अनवर जलालपुरी और मंसूर उस्मानी की तरह से देखना चाहूँगा। तो उनसे आगे अगर जाएंगे तो कोई तारीफ की बात नहीं होती है, तो आप बाद में अपनी निज़ामत के लिए। उसके बाद जो हमारी जो तीन शायर थे, शोरा थे, जैसे कि फिरोज़ हों या जबकि अरशद हों या जबकि एक और कौन थे, अरशद के आफ्ताब थे और जबकि अरशुद्दीन, ये चार मैं कह सकता हूँ कि बिलखुसूस अरशुद्दीन और अरशद, और उसके बाद फिर जबकि फिरोज़, उसके बहुत बाद जबकि मेहताब। तो इनको मैं इस तरह से देखता हूँ, बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं, बड़ी सलाहियतों की। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये छोटा सा जबकि
अरशद देव की टोपी लगाए बड़ी संजीदा शायरी वो करते हैं। अशुद्दीन साहब का तो खैर की बात ही होता है, मुझको लगता है कि मैं उनके बारे में ना कुछ करूँ बेहतर है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए कि वो शायर भी माशाअल्लाह है और उनकी बातों का एतबार कुछ ज़्यादा ही होता। रही बात हमारी दो शायरात की, मुझको लगता है पहली मरतबा मैंने जिसके शगुफ्ता को सुना है, मुझको लगता है उस संत में तुम आगे जाओ, अच्छी शायरी करोगी और हमेशा शरीक होती हो। वही बात जब मेरे इस फातिमा की, इस फातिमा मुझको लगता है कि हमेशा हम लोग को करबला में पहुंचा देती हैं और ये वाकई आप बहुत अच्छी शायरी करती है। मैं चाहूँगा इस फातिमा आगे भी इस तरह से जाओ। आखिर जो एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा वही कि देखिए, चाहे आप शायर हों, चाहे आप किसी और सिंह में हों, चाहे बहुत बड़े स्कॉलर हो, चाहे कह सकते बहुत बड़े नाफिक हों, कुछ चीज़ें मलूज़ खातिर हमेशा रखें। मैंने मकबूल सईदी साहब के सामने जब पहली मरतबा बैठा तो यकीन मानिए मुझे हैरत हुई कि आईनी आपा पर उनका इतना गहरा मुताला, जबकि वो शायद थे मकबूल साहब जानते होंगे आप, मकबूल सईदी साहब इतना गहरा मुताला, अल्लामा इकबाल, मीर, खालिद और प्रेमचंद जबकि वो शायर थे, तो मुझे लगा कि यार आला पाए की शायरी के लिए भी बड़े मुताले की जरूरत होती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ठीक है तजुर्बा करें, मुशाहिदा करें, मुबाहिसा करें, मुताला करें, इन तमाम के साथ जो अगर आप शायरी करेंगे, तकलीफ करेंगे, तभी आप लोग के यहाँ गहराई और गहराई आएगी। यानी आप के यहाँ जो समंदर ठाठे इन पर का समंदर ठाठे मारता है, क्यों मारता है? क्यों जो है कि वो प्रेमचंद या कह सकते औरों से बहुत आगे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनका मुताला बहुत वसी है, बड़ी गहराई और गहराई, बड़ी सजाहत उन्होंने की है, इस तरह से भी उन्होंने हासिल किया। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये नहीं कि सिर्फ शायरी करें, ये नहीं कि सिर्फ शायरी लिखें, सिर्फ एक अफसाना लिखें, बल्कि साथ ही साथ आप लोग मुताला भी करें, मुशाहिदा भी करें। इन तमाम की आमेजिश के साथ जो शख्सियत बनेगी, जो आप लोगों के अज़हार क़ुलूब से चीज़ें आएंगी, वो वाकई बशरीला होंगी। मुझे बड़ी तवक्कुआत आप लोगों से। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमाम इजाज़त करता हूँ और मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने हमें जिन नसीहतों, जिन हौसला अफजाई वाली बात कही और जिन हुकूक के बारे में हमें बताया, उन पर हम अमल करने की और उन हुकूक के मुताबिक अपना मुताला वसी करने की हम बेइंतहा कोशिश करेंगे। और हम लोगों के अंदर जो भी ये सलाहियतें, जो भी खूबियाँ मौजूद हैं, वो आप ही की कोशिशों का नतीजा है। और मैं ये कहूँगा कि ये आप ही का नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पर, ये आप ही का नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पर, वरना कौन हमें देखता। बहुत खूब, बहुत खूब। वरना कौन हमें देखता अंधेरे में। अब मैं रस्म के मुताबिक हदिये तशक्कुर, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं दावत दूंगा, गुजारिश करूंगा मुहतरम रिजवान अहमद साहब साले एम.ए. साले अव्वल को कि वो आए और इज़हारे तशक्कुर से हम सभी को महसूस करें। आज का ये प्रोग्राम नहायत ही कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैं मौलाना आज़ाद डिस्कोर्स फॉर्म की जानिब से शोबे के सर जनाब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी सलाहियतों को जांचा, परखा और उनकी खूबियों और खामियों से हमें वाकिफ कराया। सर हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर नसीम साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप भी अकल्ला मादल्ला की मिसदाक आपने हमारी बहुत ही अच्छी रहनुमाई की। आप मुख्तसर बोलते हैं लेकिन बहुत जामे बोलते हैं, इसका बेहतरीन शुक्रिया आपने दिया और आपने हमें आगे बढ़ने की तरगीब दी। मैं डॉक्टर
शमसुल हुदा दरियाबादी साहब का भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप ख़ास तौर से हमें तरगीब दे रहे थे, तो हमें ये एहसास हुआ कि हमें भी वाकई इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और सर, मैं आप ही के कहने पर बहुत ही हिम्मत से मैं स्टेज पर तशरीफ लाया सर, इसके लिए बहुत और डॉक्टर रज़ा मैम साहिबा और डॉक्टर मिसबाह अंसार साहिबा और मिसबाह अंसार साहब का भी मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप हज़रात ने हमें अपने नासिहाना और हमारी तरक्की के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए आप हाजिर हुए। हम आप तमाम असातिज़ा-ए-किराम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा, तालिबात और तमाम ऑडियंस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़रात ने नहायत ही संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए आज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं आप तमाम हज़रात का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ।